तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। नए हफ्ते की शुरुआत, मंडे का दिन। लेकिन इधर पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छा नहीं जा रहा है, क्योंकि ये जो कोरोना की नई लहर है ये पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ख़तरनाक है। और पिछले साल भी काफ़ी दहशत थी इसको लेकर, लेकिन इस बार जिस तेज़ी से ये कोरोना बढ़ रहा है, मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे भी जाने का इसलिए मन नहीं करता है कि अगर आप फेसबुक या कहीं और जाएं तो हर तीसरी जो पोस्ट है वो किसी अपनों का है जो बीमार हो गया, जो पॉजिटिव पाया गया, किसी की मौत की खबर है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी का आईसीयू की ज़रूरत है, किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। सारी खबरें ऐसी हैं। ऑफिस में हमारे साथियों को कोरोना हो गया और एक एक कर लगातार खबर आ रही है। जिसको भी देखो सिम्टम है थोड़ा, फिर वो जाता है और पॉजिटिव। मेरी सिस्टर को भी कोरोना हो गया, लेकिन शुक्र है अब की 9 दिन हो गए, अभी उसकी रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, तो अब ठीक है। मेरे बहुत सारे साथी हैं जिनको कोरोना हुआ, उनमें से कुछ की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ गई है, शुक्र है। कुछ हैं जो घर पे ही हैं, आइसोलेट हैं और उनकी तबीयत सुधर रही है। लेकिन जिस तरीके से एक एक कर ये खबरें आ रही हैं और सरकार के जो बयान आ रहे हैं वो थोड़े से और माहौल और हालात को संजीदा कर देते हैं। दिल्ली में आज अनाउंस हुआ 2 दिन का लॉकडाउन था, सैटरडे एंड संडे को। आज सुबह से ढील दी गई, आज दिन भर तो नहीं है, लेकिन आज रात 10 बजे से अगले मंडे सुबह 6 बजे तक दिल्ली में पूरा लॉकडाउन है 6 दिनों के लिए, एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर। और उसकी वजह ये है, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जिस तरीके से अपना पूरा हेल्थ सिस्टम है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बेड हैं, जो आईसीयू है, ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, लगभग सब खत्म हो चुके हैं। दिल्ली में जितने बेड्स हैं लगभग फुल हो चुके हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के हर राज्य से ऑक्सीजन की कमी की खबरें आ रही हैं। आईसीयू बेड्स नहीं हैं, अलग अलग इंतज़ाम किए जा रहे हैं, होटलों को अटैच किया जा रहा है, बाकी चीज़ों को किया जा रहा है, और ये हर राज्य, हर शहर की हालत है। आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूँ बड़ी सीरियस कुछ बातें हैं जिसको हमें और आपको भी समझने की ज़रूरत है। मैं कोई ज्ञान नहीं दूंगा और ये भी नहीं, क्योंकि एक तो बहुत सारी चीज़ें, यही सारी बातें हो रही हैं। लेकिन जब पता है कि कोरोना है और कोरोना का क्या इलाज है, वैक्सीन भी आ चुका है और कैसे क्या दिक्कतें आती हैं, तो फिर मुश्किल कहाँ आई। पूरे पिछले साल हम लोग तैयार रहे, अचानक इस साल मार्च के बाद ये केसेस बढ़े। दिल्ली में ही पिछले 3-4 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो एवरेज 25,000 केस, तो 4 दिन में ही 1 लाख। और अगर यही रफ्तार रही अगले 4 दिनों में तो अगले 4 दिनों में फिर 1 लाख, 2 लाख। अब इनमें से अगर 10% को भी बेड चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, आईसीयू चाहिए, तो उसके इंतज़ाम है नहीं। तो 2-3 सवाल मन में उठे जो मुझे लगा कि रिसर्च करके आप तक पहुंचाना चाहिए। पहला, आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ गई? हमारा इतना बड़ा देश, हम शायद सबसे ज़्यादा दुनिया में बड़े प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन, उसके बावजूद भी हमें कमी पड़ रही है। आईसीयू के इंतज़ाम इतने सारे क्यों नहीं होते हैं, उसकी क्या वजह है? वेंटिलेटर की कमी की क्या वजह है? और रेमडेसिविर जो दवा है, इंजेक्शन, उसकी कमी की क्या वजह है? तो मैं आपके सामने पूरी जो असल में कोरोना की जो तस्वीर है और पूरे देश में जो इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, हिंदुस्तान में लगभग आज 2.25 लाख केस पहुँचे एक दिन में। और याद होगा आपको, मैंने इसी क्राइम तक में आपसे मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि मेरी एक डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने मुझे ये कहा था, तब करीब 10 दिन पुरानी बात है ये, जब ये 1 लाख के आसपास पर डे केस हो रहा था, कि उनके हिसाब से जो तेज़ी से ये बढ़ रहा है और अब टेस्ट वेस्ट सारी चीज़ें हो रही हैं, पर डे एक दिन आएगा जब 4 से 5 लाख केस होंगे हिंदुस्तान में पर डे, एक दिन में 4-5 लाख। तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर 5 लाख केस एक दिन में होंगे तो और हालत क्या होगी, जबकि अभी हम 2-2.5 लाख केसेस में ही हाहाकार मचा हुआ है। देश के हर हॉस्पिटल से खबरें आ रही हैं कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है। एक किस्सा तो ऐसा हुआ कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया। उन्होंने कहा हमारे पास 25 पेशेंट हैं इस वक्त जो ऑक्सीजन पे हैं, और अचानक अब ये पता चल रहा है कि ऑक्सीजन जिनको भेजना था और आना था वो आ नहीं रहा है, और ये ऑक्सीजन अगले 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। अगर अगले 1 घंटे में ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, इन 25 लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। उस वक्त दिल्ली पुलिस ने उस लोकल पुलिस स्टेशन के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट के फिर डीसीपी ने, इन लोगों ने मिलकर चारों तरफ कोशिश की, मेहनत की, और आखिरकार किसी तरीके से 1 घंटे के अंदर अंदर
ऑक्सीजन पहुंचाया, न सिर्फ पहुंचाया बल्कि उसको एस्कॉर्ट करके दिल्ली पुलिस की गाड़ी पूरी रफ्तार के साथ हॉस्पिटल ले गई। और बस ये समझिए कि 10-15 मिनट पहले वक्त पर ऑक्सीजन पहुंचा और उन 25 पेशेंट को दिया गया। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं। कुछ कहानियाँ हमारे सामने आती हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। कई जगह पे ऐसी भी कहानियाँ हैं कि अचानक ऑक्सीजन खत्म, अस्पताल के हाथ पैर फूल गए कि अब क्या करें, और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरा वही है कि आपको 4-5 चीज़ें इस वक्त जो सारी चीज़ें आ रही हैं, पॉजिटिव तो आ रहे हैं, लेकिन दुश्वारी और दिक्कत कहाँ आ रही है जिसकी वजह से हालात इतने ख़राब हो गए हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जो सारी चीज़ें हुई उसमें मैंने जो रिसर्च किया उस पर ये 5-6 चीज़ें हैं जो दिक्कतें हैं। सबसे पहली दिक्कत जिसने हालात बिगाड़े वो है कोरोना की जांच को लेकर। अभी तक जब ये तेज़ी से नहीं फैला तो चाहे वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हों या फिर प्राइवेट लैब्स हों, जो RT-PCR टेस्ट था वो बहुत ईजिली हो रहा था। बल्कि कई लैब्स तो ऐसे हैं जो कि आपको होम कलेक्शन, मतलब सैंपल घर पे भी आके RT-PCR टेस्ट कर रहे थे और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, बल्कि 15-16 घंटे में भी रिपोर्ट आ रही थी। 24 घंटे के अंदर अंदर तो आनी ही आनी थी। तो RT-PCR की रिपोर्ट आ रही थी। रिपोर्ट आने के बाद जो जैसा जिसकी रिपोर्ट थी उस हिसाब से फिर इलाज चल रहा था। जिन्हें पता है कि वो पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनको सही वक्त पे अस्पताल में भेज दिया गया या घर पे ही उनका उपचार शुरू हो गया, और उसी हिसाब से वो एडमिट भी हो रहे थे। लेकिन जब कोरोना का ये लहर तेज़ी से फैला तो इसमें जो पहली दिक्कत आई वो RT-PCR की टेस्ट की आई। एक तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट है जिसमें RT-PCR ने कहा कि ये नेगेटिव है, लेकिन उसके सारे सिम्टम पॉजिटिव वाले थे। बाद में फिर उसके फेफड़े और बाकी चीज़ों की जांच की गई, CT स्कैन हुआ तो पता चला नहीं ये सारे सिम्टम तो कोरोना के हैं, और उसकी हालत तब तक ख़राब हो गई। तो यहाँ पे एक इशू ये आया कि RT-PCR टेस्ट बहुत सारे लोगों की, क्योंकि शायद लक्षण बदल गए कोरोना के, उन्होंने दे दिया नेगेटिव। अब एक बंदे को सपोज़ उन्होंने मेरा टेस्ट किया और नेगेटिव दे दिया और मैं हूँ पॉजिटिव, तब मैं उस रिपोर्ट के लेके मैं तो घूम रहा हूँ खुलेआम चारों तरफ और हूँ पॉजिटिव, तब मैं कितने लोगों को कोरोना दे रहा हूँ। यहाँ पे एक गड़बड़ शुरू हुई। दूसरी चीज़ जो हुई, जो प्राइवेट लैब्स थे, जब ये कोरोना की बाढ़ आई, इन्होंने सैंपल कलेक्ट करने अंधाधुंध शुरू कर दिए। कई ने तो पैसे भी बढ़ा दिए, उन्हें मालूम है कि आदमी को कराना है तो कराना है, तो उन सब चीज़ को रेट भी दुगने करके और सैंपल लेने शुरू कर दिए। लेकिन अब उसमें इतना बैकलॉग हो गया कि वो पुराने सैंपल की रिपोर्ट दे नहीं रहे हैं और नए करते जा रहे हैं। फिर आपको इसमें कई होता है, आपको स्टेट गवर्नमेंट के जो वेबसाइट है उसमें, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री के उसमें आपको अपलोड करना पड़ता है हर नेगेटिव और पॉजिटिव का, उसी हिसाब से डेटा तैयार होता है। अब वो ये डेटा अपलोड भी नहीं कर रहे हैं और इसकी वजह से बैकलॉग इतना हो गया कि फिर सरकार के आदेश आए कि भैया पहले सारे इसको डेटा पे बनाइए कि कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है। उस चक्कर में कई जगह पे सरकार ने कहा कि अब आप इसको अभी नया टेस्ट नहीं करेंगे प्राइवेट, जैसे यूपी में हुआ, रोक लगा दिया। दिल्ली में भी आप ये हो गया कि RT-PCR की रिपोर्ट 2-2, 3-3 दिन में आ रही है, बल्कि अब तो कलेक्शन भी 2-2, 3-3 दिन में हो रहा है। अगर आपको कराना है तो वेटिंग लिस्ट है, लोगों की भरमार हो गई है टेस्ट कराने के लिए। तो पहली दिक्कत आई RT-PCR के जो टेस्ट तब तक आराम से हो रहे थे इस फरवरी से पहले तक, अब और 24 घंटे में रिपोर्ट आ रही थी जिसकी, अब वो 2-2, 3-3 दिन में रिपोर्ट आ रही है। एक दिन के बाद आपको सैंपल कलेक्शन के लिए बुलाया जा रहा है, तो एक क्यू हो गया है। और इस दौरान में अगर कोई बीमार है, सीरियस है, तो उसकी तबीयत और बिगड़ रही है, क्योंकि ना वो टेस्ट करा पा रहा है ना उसकी रिपोर्ट आ रही है। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि रिपोर्ट निगेटिव आ रही है और है पॉजिटिव, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है दूसरों के लिए। तो RT-PCR की टेस्ट ने एक दिक्कत पैदा की, और ये दिक्कत इसलिए पैदा हुई क्योंकि सिस्टम से काम नहीं हुआ। पहली चीज़ जिसकी वजह से इस कोरोना के बढ़ने का एक वजह और एक अहम वजह बनी। दूसरी चीज़ जो दिक्कत आई वो हमारे देश की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी, अस्पतालों में जगह की, जिसने भी कोरोना को बढ़ाया। साल भर पहले कोरोना आया था, इसके बाद पूरे देश में इंतज़ाम किए गए, मेकशिफ्ट किए गए, अलग अलग सारी चीज़ें की गई। लेकिन अब पूरे देश के किसी भी स्टेट, शहर की आप बात करें तो जितने बेड्स हैं और जितने पेशेंट हैं उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बेड्स की कमी आ गई। बेड्स की कमी की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ गई और मरीज़ों को जगह नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों की इस वजह से भी जान गई, क्योंकि मरीज़ के हिसाब से अस्पताल तैयार ही नहीं थे। तीसरी दिक्कत, रेमडेसिविर इंजेक्शन, नाम सुना होगा आपने। कहते हैं कि ये कोरोना के, हालांकि ये इसमें गारंटी नहीं है कि कोरोना के पेशेंट को आप रेमडेसिविर देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन एक वो आया कि इससे वाकई बहुत सारे लोगों की जान बची है। तो
ये एक एंटीवायरल दवा है और पहले हेपेटाइटिस सी और सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां थी उसके लिए इसको दिया जाता था। इस दवा को लेके अब बहुत ज़्यादा मारामारी मची हुई है क्योंकि ये दवा कम पड़ गई है और इसकी बाकायदा कालाबाजारी हो रही है। हुआ ये कि सरकार ने भी रेमडेसिविर का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया था और अपने देश में कमी आ गई और अपने देश के लोगों के पास है नहीं और हमने विदेशों को भेज दिया, तो उससे बहुत सारी दिक्कत आ गई। जबकि हमारे भारत में इस दवा का प्रोडक्शन जो है वो सिप्ला, जाइडस, कैडिला, हेटेरोआ, इसके अलावा माइलेन, जुबिलेंट लाइफ साइंसेस, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा जैसी कंपनियां इसे बनाती हैं। अब इतनी सारी कंपनियां हमारे देश में रेमडेसिविर को बना रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कमी इसलिए हो गई कि 6 महीने में, लास्ट 6 मंथ में हमने भारत ने 10 लाख से ज़्यादा जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है वो दूसरे देशों को हमने एक्सपोर्ट किया, निर्यात कर दिया और अपने यहाँ कमी पड़ गई। और अब जो दवा है लोगों ने दबा के रखा हुआ है, कालाबाजारी हो रही है। तो ये तीसरी थी। चौथी दिक्कत, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी। कोरोना के पेशेंट को, जिसकी सबसे ज़्यादा जो सीरियस होते हैं उनको सांस लेने में दिक्कत आती है और जितने भी कोरोना के पेशेंट हैं उनमें से कहते हैं कि करीब 10% टोटल लोगों को ऑक्सीजन लेवल में कमी की शिकायत होती है और ऐसे में उनको ऑक्सीजन दिया जाता है जिससे उनकी जान बचाई जा सके और फ़ौरन ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन की मांग बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही सप्लाई घटने लगी। अब पूरे देश में ऑक्सीजन, इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया वो ऑक्सीजन हो गया। हर स्टेट गवर्नमेंट ऑक्सीजन की मांग कर रही है और ऐसे में फिर वही है, कालाबाजारी, बिचौलिए, ये इन चीज़ों की जमाखोरी कर रहे हैं और इसको मनमाने दाम पर बेच रहे हैं सिलेंडर को। इस वक्त इंडिया में करीब 17 लाख एक्टिव केस हैं। अब 17 लाख एक्टिव केस में अगर आप 10% भी निकाल लें तो आप सोचिए कि कितने लोगों को कितने सिलेंडर की ज़रूरत है। लेकिन हमारे पास वो सिलेंडर उतने हैं नहीं। जबकि भारत में हर साल 7,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। 7,000 मीट्रिक टन इंडिया हर साल इसका प्रोडक्शन करता है ऑक्सीजन का। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बनते हैं, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में सख्त कमी है। मध्य प्रदेश में रोज़ाना 250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पे पूरा पहुँच नहीं रहा है। यूपी को दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है और यहाँ पे भी कमी है। इस वक्त करीब ख़ासतौर पर 12 ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की सख्त कमी है और वो लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट से फरियाद कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि उन्हें ऑक्सीजन दी जाए। और अब भारत सरकार ने जब इतने बड़े पैमाने पे क्राइसिस पैदा हो गया, 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन इंपोर्ट करने का फैसला किया। 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। अब हालांकि यही काम अगर हम 10-15 दिन पहले से कर रहे होते तो शायद ऑक्सीजन की इस देश में कमी नहीं पड़ती, लेकिन अब चूँकि सर से पानी बहुत ऊपर उठ चुका है तो सारे स्टेट्स लगातार गुहार कर रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। और ऐसा इसमें कोई नहीं है, कोई भी स्टेट उठा लीजिए, हर जगह पे कमी है। तो 50,000 मीट्रिक टन अब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए वो कितने दिनों के अंदर आता है। शहर में तो फिर भी हालात ठीक है, गांव और पिछड़े इलाकों का तो कोई, ग्रामीण इलाकों का कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ तक सिलेंडर पहुँचाना, उसको स्टोर करना, उसको रखना, ये सारी फैसिलिटीज़ ही नहीं है। तो अभी तक ग्रामीण और गाँव की तरफ ध्यान नहीं। अगर उनको भी निकाल लिया जाए तो तस्वीर और भयानक होगी। अब जो हमारे यहाँ भारत में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं जो कंपनियां हैं, उनमें खास जो कंपनी है आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट, लिंडे इंडिया, गोयल एमजी गैसेस, नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड शामिल हैं। ये 4 बड़ी कंपनियां हैं जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करती हैं। लेकिन इस वक्त जितने बड़े पैमाने पर डिमांड है ऑक्सीजन की, ये चारों कंपनियाँ भी मिलकर उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं। और बहुत सारी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन के सिलेंडर को दबा कर भी रख लिया। कई ऐसी कहानियाँ भी हैं कि लोगों ने ऑक्सीजन को घर में पहले से स्टोर करके रख लिया कि हमारे घर में अगर कोई पॉजिटिव पाता है और ज़रूरत पड़े, अस्पताल में तो बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, आईसीयू नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो उस वक्त क्या करेंगे। तो जिन्हें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, क्या पता 1 महीने बाद ज़रूरत शायद पड़े, लेकिन वो 1 महीने पहले से ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन दबा कर रखे में, ये अगर अस्पतालों तक पहुँच जाए तो बहुत सारे बीमारों को ये ऑक्सीजन मिल सकता है। 5वीं दिक्कत है हमारे यहाँ आईसीयू की। जो कोरोना के सीरियस पेशेंट्स होते हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है और आईसीयू में ऑक्सीजन के साथ हर वक्त उनकी निगरानी की जाती है। लेकिन ज़्यादातर अस्पतालों में वैसे भी आईसीयू जो है, हर हॉस्पिटल में एक बहुत ही चुनिंदा आईसीयू के बेड्स होते हैं, पहले से ही नहीं है। क्योंकि हमने कभी
स्वास्थ्य या हेल्थ को लेके तो इतना सोचा नहीं जो यूरोप और बाकी के देशों में जिस तरीके की वहाँ पे जागरूकता है। हमारे लिए बड़ी सेकेंडरी चीज़ें हैं हेल्थ। तो अब उसकी पता चल रहा है, एहसास हो रहा है कि यह है क्या। तो आईसीयू बेड्स अब खाली ही नहीं है। दिल्ली की भी हालत यह है कि अब शायद ही कोई आईसीयू बेड्स खाली है। तो आईसीयू की बेड्स के न होने की वजह से मामला और बिगड़ गया है। जो बहुत सारे सीरियस मरीज़ हैं जिन्हें आईसीयू में होना चाहिए, लेकिन आईसीयू में बेड्स ही नहीं है। एक अस्पताल में अगर आप एवरेज निकालें तो शायद 5% आईसीयू के बेड्स होते हैं टोटल क्षमता के हिसाब से, लेकिन वो सारे फुल हैं। और आईसीयू ना होने की वजह से जिन मरीज़ों की ज़रूरत है, जो सीरियस हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनके पास क्या होगा। तो अब आईसीयू भी नहीं है। हम शुरू से चल रहे हैं कि टेस्ट को लेके जिस तरीके की चीज़ें हुई, बेड्स नहीं है, रेमडेसिविर में इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, आईसीयू नहीं है। इसके बाद एक और दिक्कत है वेंटिलेटर। वेंटिलेटर की भी हर अस्पताल में हमारे यहाँ जो इंतज़ाम है वो शुरू से ही बहुत कम रहते हैं, क्योंकि मरीज़ों की आमद और उनकी बीमारी के हिसाब से हर अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल भी उसी हिसाब से वेंटिलेटर का इंतज़ाम करता है। तो अब जिन मरीज़ों की हालत ज़्यादा ख़राब है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनको वेंटिलेटर पर डालकर ऑक्सीजन की मदद से सांस दी जाती है और उनको ज़िंदा रखा जाता है। अब ऐसे में वेंटिलेटर की डिमांड बढ़ गई है। कुल जो इस वक्त अगर मैं भारत की बात करूं, जो सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल को मिला लें पूरे इंडिया के, तो 40,000 के करीब वेंटिलेटर बेड्स हैं हमारे यहाँ टोटल इंडिया में। 40,000, 40,000 वेंटिलेटर हैं पूरे देश में, और इस वक्त ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है। अब भारत ने इत्तेफाक की ये बात देखिए कि जो कोरोना चीन से फैला, उसी चीन से वेंटिलेटर खरीदने का फैसला किया, चीन से बात भी की, लेकिन चीन आनाकानी कर रहा है। इसी को देखते हुए चूँकि टल रहा था, अब भारत सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर खरीदने के लिए एक नया टेंडर निकाला। 10,000 वेंटिलेटर, 40,000 इस वक्त देश में, 10,000 और वेंटिलेटर खरीदने के लिए एक टेंडर निकाला है। और ऐसे में अब देखिए ये कब तक आते हैं। हालांकि एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि जो भारत वेंटिलेटर को इंपोर्ट करता है, ख़रीदता है, उस पर 10% की ड्यूटी लगाता है, जबकि चीन में सिर्फ 4% की ड्यूटी लगती है, 4%। तो एक दिक्कत यहाँ पे ये भी आ रही है। तो ये 6 दिक्कतें। अब सबसे बड़ी दिक्कत इन 6 के साथ जो मैंने आपको बताया, जिस तरीके से, चाहे वो RT-PCR टेस्ट हो, हॉस्पिटल हो, ऑक्सीजन हो, आईसीयू हो, सिलेंडर हो, वेंटिलेटर हो, इसके अलावा जो हमारे यहाँ अभी कोरोना के जो पर डे केसेस हैं, करीब 2.25 लाख आज का मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले ये था कि जितने हो रहे थे उतनी रिकवरी रेट भी थी। अभी पर डे नए केसेस में और रिकवरी रेट में थोड़ा गैप आ गया, और ये ख़तरनाक है। पिछले करीब 12 दिनों में देश की जो पॉजिटिव केसेस हैं, जो रेट हैं, वो डबल हो चुके हैं। अगर सपोज़ 100 लोगों को पहले कोरोना होता था, तो उनमें से एवरेज 8% था जो संक्रमण होता था, 8% लोग पॉजिटिव पाए जाते थे। लेकिन अब पिछले 2-3-4 दिनों की बात करें, तो अब अगर 100 लोगों का आप टेस्ट कराते हैं, तो करीब 20 से 25 लोग 100 में से ही पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन का जो रेट है वो बढ़ गया, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा और रिकवरी रेट कम होगा, तो फिर ये हालात को जो है वो चिंता में डाल देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं मेन, जिसकी वजह से अगर सरकार, हमारा सिस्टम पहले से तैयार रहता, तो शायद आज कोरोना को लेकर हमको इस तरह रोना नहीं पड़ता। लेकिन वही है कि कभी भी हमने आज की गलती नहीं है, जब से देश आज़ाद हुआ हमने कभी मेडिकल और हेल्थ के सेक्टर पे इतना सीरियसली कभी सोचा ही नहीं। हमारा चुनाव में भी बहुत कम मुद्दा होता है ये। बाकी चीज़ें हमारे यहाँ ज़ात पात धर्म, ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन हॉस्पिटल कैसे अच्छे हों, मंदिर मस्जिद भी बातें होती हैं, उस पर चुनाव लड़ लिया जाता है। लेकिन इंसान की जान बचाने के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब क्या, उसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं, कभी बात भी नहीं की, जिसका आज हम लोग ये नतीजा देख रहे हैं। तो हालात ठीक नहीं है। धीरे धीरे करके बाकी स्टेट्स में भी शायद लॉकडाउन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, क्योंकि तेज़ी से लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। बस इतना ही। आज आपसे कल मुलाकात होगी रात 9 बजे। कोशिश करूँगा इस कोरोना और इससे निकल कर कुछ आपको अलग कहानी सुनाऊँ, क्योंकि खुद भी अब इन्हीं चीज़ों के बीच में हर वक्त रहकर थोड़ा सा एक
अजीब सी एक फीलिंग आ जाती है। आसपास जब भी देखता हूँ हर वक्त यही खबरें आ रही हैं, उसको कोरोना हो गया, उसको पॉजिटिव हो गया, उसको अस्पताल नहीं मिल रहा, उसको ये नहीं मिल रहा, उसको बेड नहीं मिल रहा। तो अफसोस भी होता है। पिछले कई दिनों से लगातार मैं जो फ़ोन उठाता हूँ या मैसेजेस होते हैं, उसमें अपने जानने वाले या जितने लोग हैं उनमें से ज़्यादातर एक ही काम होता है कि कहीं एक बेड मिल सकता है, ऑक्सीजन मिल सकता है, यही सारी चीज़ें। तो ऊपर वाले से यही दुआ है कि चल जल्दी से ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, फिर से सब कुछ अच्छा हो। इसी दुआ के साथ आज इतना ही। कल रात मिलेंगे 9 बजे नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।